रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सलीमा रजा और मैं हूँ अरशद इकबाल। और आप सुन रहे हैं, जी हाँ, अपना हफ्तावार प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, जब से हम होश संभालते हैं तब से हम में से हर एक ये सपना देखता है कि हम जीवन में कुछ कर दिखाएं, बहुत सारा नाम कमाएं और कामयाबी की राह पर लगातार बढ़ते जाएं। अरशद जी तुमने ऐसा सपना देखा है कभी? लोकल्लोवाद अभी देख लिया था। अरे नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सपना देखना जरूरी भी है, क्योंकि सपना खूबसूरत होता है, इसलिए इसके साकार होने की क्या जरूरत है? अरे भले मानस, अगर इसे साकार नहीं करेंगे ना तो ये कई दफा नाइटमेयर भी बन जाता है। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ। और एक और बात याद रखो कि आगे भी वही निकलता है जिसमें उस सपने को सच कर दिखाने की काबिलियत, जज्बा और आत्मविश्वास होता है। अच्छा, वैसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा मानना है कि हमको एक वक्त में ना एक फिक्र से ज्यादा नहीं पालनी चाहिए। नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ कि हम लोग एक वक्त में 3 फिक्रें पालते हैं। देखो, एक ऐसी है कि जो कल गुजर गया उसकी फिक्र, अच्छा एक आज जो अभी है इसकी फिक्र, और एक वो जो आने वाला कल है उसकी फिक्र। मुझे तो सिर्फ एक ही फिक्र है। वो कौन सी है? आपकी फिक्र। क्योंकि सलीमा जी, चलिए आज जरा अपने श्रोताओं के दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला जाए। वो कैसे करोगे तुम भला? वो ऐसे कि आज हम श्रोताओं को अपने मेहमान का नाम बताने वाले हैं, जिनके बारे में कुछ बताएंगे हम, जिसे सुनकर मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता जरूर समझ जाएंगे कि आज का हमारा मेहमान कौन है। अच्छा, ये कुछ यूं घुमा फिरा के पहेली सी है। अच्छा दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे नन्हे मेहमान हैं जिन्हें कुछ समय पहले शायद आपने संगीत से जुड़े एक बेहद लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो में देखा होगा, और जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से हम सबका दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही पहचान रहे हैं, और आप अगर जान रहे हैं कि वो शख्स कौन है तो वो हैं दिवाकर शर्मा, जो कि न केवल इस संगीत प्रतियोगिता में सेकंड आए थे बल्कि एक बेहद होनहार स्टूडेंट भी हैं। दिवाकर के बारे में उन्हीं की जुबानी जानेंगे। हमारे साथ हैं जॉर्ज इब्राहिम, जो उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार दिवाकर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप लिटिल चैम्प बने हाल ही में, तो ये लिटिल चैम्प का जो सफर के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत तो मैंने गाना 2 साल की उम्र से शुरू किया, और 4 साल की उम्र से मैंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की। क्लासिकल में सीख रहा हूँ पंडित बलदेव राज वर्मा जी से, ही इज फ्रॉम इंदौर घराना, और लाइट म्यूजिक में सीख रहा हूँ मिसेस पूनम तलवार जी से। तो ऐसे करते करते मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते करते लिटिल चैम्प्स में भी गया, और बस वहाँ इतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिला, इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, और उसके बाद ही जो भी है जो आप देख रहे हो। आपने 5 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पे गाया था शायद, तो वो कौन सा गाना था जो आपने गाया? ये गाना फिल्म रुदाली से मैंने गाया था। इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। अब भी है, मतलब मैं जब भी सुनता हूँ तो सीरियसली मुझे रोना आता है बहुत। तो कुछ लाइंस हो जाए। दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम करे घबराए। वाह दिवाकर, बहुत अच्छे। तो ये बताओ कि आपका जो फेवरेट गायक या गायिका कौन है? ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो पुराने गाने हैं उनमें लता जी, आशा जी बहुत पसंद है मुझे, किशोरदा, रफी साहब, और नए सिंगर्स में मुझे शान भैया, के भी बहुत पसंद है मुझे, कुणाल गांजावाला जी बहुत पसंद है। लिस्ट गोज ऑन। आपने हाल ही में एक प्रोजेक्ट किया था आशा एंड फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल। तो उसमें आप आशा जी के साथ कुछ गाने गाए होंगे। हमने एक गाना उनके साथ गाया था। हाँ, ये कौन सा था? ये जमाने में आए दीवाने नए।
इट वाज लाइक हम सब टॉप 5 जितने लिटिल चैम्प्स में थे, जी। हम और आशा जी हमने मिलके गाया था। तो इसका भी एक लाइन आप एक दो लाइन आप सुना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जमाने में आए दीवाने नए, सुरों में सजा के तराने नए, यूं छलकाएंगे खुशबू आवाज की, कि हो जाएंगे दिल पुराने नए। जमाने में आए दीवाने नए। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे दिवाकर। तो अगला सवाल ये है दिवाकर कि आपने कई शोज किए होंगे कई हस्तियों के साथ, उसके बारे में जरा बताइए। मैंने कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ शोज किए हैं काफी, और मैंने उदित नारायण जी के साथ भी परफॉर्म किया एक बार। अभिजीत जी को मैं लिटिल चैम्प से पहले जानता हूँ, साथ साथ मैं बप्पी दा को भी जानता हूँ, उनके साथ मैंने शो किया था 3-4 साल पहले। दलेर मेहंदी जी उनके साथ भी मैंने शोज किए हैं काफी। मीका जी उनके साथ भी शोज किए मैंने। तो अमिताभ बच्चन जी के साथ भी मैंने शोज किए। वाह, तो अमित जी के साथ जो आपने किया है, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ। वो विज्ञान भवन में हुआ था, जो लोग पार्लियामेंट की फाइट में जितने लोग शहीद हुए थे उसके ऊपर ये प्रोग्राम था, और पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया था जी। तो उसके बाद अमित जी की वाइफ मेरे पास आई और वो रोने लग गई और कहती थी गाते रहना गाते रहना। ये रहा आपके म्यूजिक के बारे में। अभी चलते हैं आपके एजुकेशन के बारे में कुछ सवाल। आप काफी ट्रैवल करते हैं, और इस ट्रैवल के बीच में आप अपने पढ़ाई के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? हम जब ट्रैवल करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में लगता है। काम तो जनरली 2 घंटे का होता है या आधे घंटे का होता है, मोस्टली टाइम ट्रैवलिंग में लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 24 आवर्स में से 22 आवर्स भी शो होता है या इवेंट होता है। तो जनरली क्या होता है कि उस टाइम के बीच में ही मैं जितना कवर अप करना है वो कर लेता हूँ। आज तक मतलब टचवुड ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि स्कूल मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। मेरी प्रिंसिपल श्यामा चोना मैम, शी इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी, और वो कहती हैं कि शी टेल्स मी कि आप जितना कर सकते हो करते रहो, और नो प्रेशर। चलिए दिवाकर, एक म्यूजिक ब्रेक लेते हैं। आपका कोई फेवरेट गाना आप सुनना चाहेंगे? एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी रकीब, उसका एक गाना है जाने कैसे, इट्स बाय केके एंड आई लाइक दिस सॉन्ग। जाने कैसे शब ढली, जाने कैसे दिन खिला, जाने कैसे कब कहाँ चल पड़ा ये सिलसिला, मेरी आँखों को ये कैसा मंजर मिला, तेरे हर नक्श में बस खुदा ही खुदा, तेरा चेहरा सनम गुरुबाई सी है, मेरे दिल जिस्मो जा पे तू छाई सी है, तेरा चेहरा सनम एक रुबाई सी है, मेरे दिल जिस्मो जा पे तू छाई सी है। बेताबियों की शामों शहर से ना था मैं वाकिफ, दर्द जिगर से गुजरा नहीं था मैं तो कभी भी, प्यार की दिलकश राह गुजर से, दीवानगी की ये इंतहा है, हर चेहरे में चेहरा तेरा, सारी दुनिया तेरी परछाई सी है, मेरे दिल जिस्मो जा पे तू छाई सी है, तेरा चेहरा सनम एक रुबाई सी है, मेरे दिल जिस्मो जा पे तू छाई सी है। तो दिवाकर, आपके पढ़ाई में काफ़ी होमवर्क होता है, आपका काफ़ी किताबें पढ़ना पड़ता है, तो ये सब आपके दृष्टि के प्रॉब्लम के साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? और वैसे आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में हूँ अभी। वो बस मैनेज हो जाता है बिकॉज मेरे पास अपना डेस्कटॉप है क्लास में। आई जस्ट कवर एवरीथिंग अप ऑन माई कंप्यूटर एंड फ्रॉम होमवर्क टू द रिसेंट वीकली टेस्ट आई कवर एवरीथिंग ऑन माई कंप्यूटर। और ये होता है जनरली कि फ्रेंड्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं इन केस मैंने होमवर्क या ऐसा कुछ मिस कर दिया, तो हमेशा मुझे वो अपडेट मी ऑन द रिसेंट क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत कुछ मतलब चलता रहता है ऐसे ही। ये रहा क्लासरूम और पढ़ाई के बारे में। तो आपके अन्य शौक इंटरेस्ट क्या है? मुझे फोन पे बात करने में बहुत मजा आता है। एक बार मेरे फ्रेंड के साथ 15-20 मिनट बात की थी। थोड़ा मम्मी डांट भी देती है कि इतना ज्यादा फोन क्यों यूज कर रहा हूँ। साथ साथ चैटिंग भी बहुत पसंद है मुझे, खाना खाना बहुत पसंद है मुझे। तो दिवाकर, आप आगे चलकर अपने करियर के बारे में सोचा है? आई वॉन्ट टू मेक म्यूजिक माई करियर बिकॉज छोटे होते ही मैंने सोचा रखा है कि अगर कुछ करना है तो म्यूजिक में ही करना है। बट वी आर वेटिंग फॉर एवरीथिंग। अभी मैं बस जैसे बड़ा होता हूँ लेट्स सी, बट मैं ये चाहता हूँ कि म्यूजिक की फील्ड में मैं अपना नाम करूँ
I want to have a big name in this field. तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है अपने संगीत और अपने फन बढ़ाने के लिए काफी रियाज करते हैं। तो दिवाकर, आप कितना रियाज करते हैं? मैं कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 7 घंटा, मतलब डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितनी इंटेंस, मतलब जितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा उतना ही ज्यादा रियाज, लेकिन नॉर्मली मैं 1-2 घंटे रियाज करता हूँ। दिवाकर, आपने कई पुरस्कार जीते हैं और इसमें से अगर आपको एक यादगार अवार्ड को चुनना है तो कौन सा होगा वो? मेरे लिए मेमोरेबल अवार्ड्स लता जी और आशा जी से मिलना जी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और लता जी ने मुझे लेफ्ट चीक पे किस किया जी, और आशा जी ने मुझे यहाँ पर किस किया जी। मैं सोच रहा हूँ राइट चीक पे कौन किस करेगा। रैपिड फायर। टाइम स्टार्ट्स। आपका प्रिय किताब? हैरी पॉटर। आपका प्रिय खाना? छोले भटूरे। आपके प्रिय खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। आपका प्रिय गाना? ये मत पूछो। आपका प्रिय व्यक्ति? मेरी मम्मी। आपका पापा इसमें छूट गया। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। हर बुधवार की शाम को 9 बजे विविध भारती के इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, यह है रोशनी का कारवां। दोस्तों, दिवाकर को सुना आपने। बस इतना कहूं कि कुछ दिन पहले मैंने दिवाकर का एक स्टेज प्रोग्राम देखा था और वाकई आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी कि ये बच्चा 3 घंटे लगातार स्टेज पर खड़ा रहा और बगैर किसी प्रॉम्प्टिंग के इसने पूरे प्रोग्राम को अपने आप कंडक्ट किया और ऑडियंस से बेहद खूबसूरती से अपना राब्ता बनाए रखा। जबरदस्त। आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही साहस और प्रेरणा की एक जीती जागती मिसाल है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं अमेरिका में जन्मी जोन ब्रॉक की, जो पेशे से एक टीचर थी, पर आंखों की रोशनी के चले जाने के बाद से अब वो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को अपने लेक्चर से प्रोत्साहित करती हैं, उनमें एक नया जोश जगाती हैं। आज उनकी इस आत्मविश्वास भरी जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टॉम ऑल्टर। जोन ब्रॉक, जिनके दृढ़ आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी कोई असमर्थता आपकी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकती। 22 जनवरी 1952 को जन्मी जोन नेत्रहीन छात्रों के एक स्कूल में शिक्षिका थी जब 32 वर्ष की आयु में वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। इस हादसे से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उनका जीवन अंधकार में डूब गया। ये सदमा और गहरा हो गया जब कैंसर से उनके पति भी चल बसे और वो अपनी 8 वर्ष की बेटी के साथ अकेली और असहाय रह गई। पर उम्मीद का दामन न छोड़ते हुए उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कड़ी से कड़ी चुनौती का डटकर सामना किया और अपने परिजनों, मित्रों और सहकर्मियों के सहयोग से वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आज जोन एक कामयाब और प्रतिष्ठित स्पीकर हैं, जिनकी मांग देश और विदेश दोनों में। वो अपने भाषणों से न सिर्फ नेत्रहीन लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत के लोगों को एक सकारात्मक नजरिया अपनाने में उनकी सहायता भी करती हैं। अपनी इस अद्भुत प्रतिभा के लिए उन्हें वर्ष 2000 में राष्ट्रीय प्रवक्ता की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। जोन ने अपनी जीवनी भी लिखी है, जिसका कुछ भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। आज भी कई लोग उनकी इस अद्भुत जीवनी को पढ़कर प्रोत्साहित हो रहे हैं। सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. बैरिया दिल से मिला ले, बैरिया दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. हम भी तेरे आशिक हैं, कभी तू हमसे भी आके मिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill,
Just chill, chill, just chill. अच्छा अरशद मियाँ, क्यों ना अब अपने श्रोताओं को कुछ जानकारी दे दी जाए, क्या ख्याल है आपका? ख्याल नेक है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बातचीत का जो दिलचस्प सिलसिला शुरू किया था, उसे हम अपने इस एपिसोड में भी जारी रखेंगे। 1995 में भारत में एक कानून पास किया गया था जिसे अंग्रेजी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और हिंदी में निःशक्त जनसमान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको जैसे कि याद होगा कि श्री राजीव रतूरी जो भारत के ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के डायरेक्टर हैं, तो श्री राजीव से इन अधिकारों के बारे में विस्तार से बातें करेंगे हमारे साथी प्रणय गडोदिया। राजीव रतूरी साहब, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। पिछले हफ्ते आपने हमें आखिर में ये बताया था कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी क्षेत्र में पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण होता है नौकरियों में, जिसमें से 1% रिजर्वेशन होता है ब्लाइंड लोगों के लिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए, और ये रिजर्वेशन होता है आइडेंटिफाइड जॉब्स में। तो राजीव जी, अब आप हमें ये बताएं कि क्या पीडब्ल्यूडी एक्ट ने कोई प्रोविजन किया है प्राइवेट सेक्टर में डिसेबल्ड लोगों के लिए या खास दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जॉब्स के लिए? एक प्रावधान है इस कानून में जो कहता है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कंपनी 5% से ज़्यादा विकलांगों को नौकरी दे तो उनके लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी सरकार घोषणा करेगी। फिर अफसोस की बात यह है कि इतने साल हो गए हैं इस कानून को बने हुए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी सरकार ने नहीं अनाउंस करी है। हाँ, 2007 में ज़रूर एक पॉलिसी अनाउंस करी है और उस पॉलिसी में यह है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर किसी डिसेबल्ड आदमी को नौकरी देता है तो उस डिसेबल्ड आदमी के परमानेंट होने पर जो उस व्यक्ति का ESI, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन है, वो सरकार उस कंपनी को रिएम्बर्स करेगी। अच्छा राजीव जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही किसी सरकारी विभाग या सरकारी कंपनी में काम कर रहा हो और काम करने के दौरान उसे दृष्टिहीनता आती है, उसकी विजन लॉस होती है, जिसका कारण उसका काम हो सकता है या कुछ अन्य कारण हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों के नौकरी पे क्या असर पड़ सकता है? इस इशू को लेके हमारा कानून जो है बहुत क्लियर है और सेक्शन 47, धारा 47 बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान विकलांग हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट के हादसे में या कोई बीमारी से, उनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, उनके फाइनेंशियल इमोल्यूमेंट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उनकी तनख्वाह नहीं रोकी जा सकती और उनकी यहाँ तक कि प्रमोशन भी नहीं रोका जा सकता। अगर वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकते हैं जो विकलांग होने से पहले करते थे तो उनको कोई दूसरी नौकरी में एडजस्ट किया जाएगा जो वो कर सकते हैं, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए एक सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट कराई जाएगी। तो हमारा कानून इस प्रावधान को लेके बहुत क्लियर है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें कि सरकारी नौकरी के दौरान लोग विकलांग हो गए हैं और उनको उनकी कंपनी ने या बैंक ने उनको दरखास्त कर दिया है, लेकिन ऐसे इश्यूज काफ़ी कोर्ट्स में गए हैं और कोर्ट्स ने बहुत फेवरेबल ऑर्डर्स पास किए हैं रीइंस्टेटमेंट के, और या रीइंस्टेटमेंट के ही नहीं, जो उनकी जो तनख्वाह कटी है 2-3 साल जब उनको डिसमिस किया है तो वो सारा रीइंबर्समेंट उनको ऑर्डर किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति को दृष्टिहीनता या कोई भी विकलांगता आती है सरकारी विभाग में, सरकारी कंपनी में काम करने के दौरान, तो उसके नौकरी पे, उसके इंक्रीमेंट्स पे, सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ सकता। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे राजीव जी कि जो सरकार टाइम टू टाइम पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स यानी गरीबी हटाने के लिए योजनाएं लाती रहती हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन की बात की गई है इस पीडब्ल्यूडी एक्ट में। उस प्रावधान पे जरा कुछ रोशनी डालें। जब रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार गरीबी हटाओ योजना में भी, जितनी भी गरीबी हटाओ योजनाएं हैं उसमें एक 3% आरक्षण दिया गया है विकलांगों के लिए, वही 1% ब्लाइंड के लिए, 1% ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड के लिए और 1% हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। और जैसे कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, तरह तरह की योजनाएं हैं। रिसेंटली अभी आपको मालूम है जैसे कि NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हुआ है, तो ये भी एक गरीबी हटाओ योजना है और इस योजना के अंतर्गत भी 3% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स। राजीव जी, क्यों ना हमारे इस अधिकारों के हॉट डिस्कशन को थोड़ा कूल डाउन किया जाए एक अच्छे से गाने से। ओ नदिया चले चले रे धारा,
चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो रतूरी साहब ये बताएं कि अगर किसी विकलांग व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? जी प्रणय जी, हमारा कानून जो है उसके अंतर्गत दिल्ली में एक मुख्य आयुक्त निशक्त जन की नियुक्ति है कराई गई है, और हर राज्य में भी एक आयुक्त हैं जिनका काम निशक्तों के अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो उसमें एक्शन लेने के लिए। तो अगर किसी भी विकलांग व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज के पास या फिर चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज दिल्ली में। इसके अलावा अगर कोई सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हैं, और इसके अलावा जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, और फिर हर स्टेट में स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। तो आप अपने अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो आप इनमें से कहीं भी जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जो एक समूह को इफेक्ट कर रहा हो, किसी ग्रुप को इफेक्ट कर रहा हो, तो आप जनहित याचिका भी फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ब्लाइंड लोगों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका फाइल करी है। उसमें मैंने जो मांगे रखी हैं सरकार के पास है कि जो कानून के जो प्रावधान है 46, 47, 45 इनको लागू करवाया जाए। ये जो प्रावधान है ये वेरी क्लियरली बोलते हैं कि ब्लाइंड लोगों के एक्सेस के लिए ऑडिटरी सिग्नल्स होने चाहिए रेड लाइट्स में, टैक्टाइल ग्रेडिंग्स होनी चाहिए फुटपाथ्स पे, एनग्रेविंग्स होनी चाहिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स में, एनग्रेविंग्स होनी चाहिए रेलवे प्लेटफॉर्म्स की एज पे, ऑडिटरी सिग्नल्स होने चाहिए बसेस में, एलिवेटर्स में। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया है उसमें मैंने ये ही मांगे रखी हैं सरकार के सामने। चलते चलते एक आखिरी सवाल राजीव जी, क्या ये PWD एक्ट डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई स्पेशल इंश्योरेंस कवरेज या अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस या कोई सोशल सिक्योरिटी की बात करता है? प्रणय जी, सेक्शन 67 इस कानून के अंतर्गत वेरी क्लियरली बोलता है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो खासतौर से जो डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम करें, और अगर इंश्योरेंस स्कीम नहीं फ्रेम कर सकते हैं तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम फ्रेम करें। धारा 68 ये भी कहता है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए डिसेबल्ड लोगों को जो कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं 2 साल तक और जिनको कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। तो ये 67, सेक्शन 67 और 68 बेसिकली इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी को कवर करते हैं। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है ये उन्हीं डिसेबल्ड लोगों के लिए है जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, जिनको 2 साल तक रोजगार नहीं दिलवा पाई है सरकार। ये एक स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है और हर स्टेट में डिफरेंट अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में शायद 600 रुपया प्रति माह दिया जाता है, दिल्ली में 300 रुपया है, काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे 100 रुपया महीना दिया जाता है, और ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये दिया ही नहीं जाता है। दिल्ली में जैसे कि लास्ट ईयर तक नहीं दिया जाता था, लेकिन ये पिटिशन किया था दिल्ली स्टेट कमिश्नर को अभी, और ये अब लागू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। हाँ जी दोस्तों, रेडी हैं? वक्त हो चला है जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, उसी पल का, यानी एपिसोड 12 में पूछे गए सवाल के जवाब बताने का। और हमारा सवाल था कि ब्लाइंड क्रिकेट में गेम खेलने के लिए ब्लाइंड क्रिकेटर्स किस तरह की बॉल का इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शंस थे कॉक बॉल, रबर बॉल, बॉल दैट
rattles. ऑप्शन सी, जी हाँ, यही है एपिसोड 12 का सही जवाब, यानी कि बजने वाली बॉल। और विजेता का नाम बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। हाँ तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। एपिसोड 12 के विनर हैं मिस्टर पंकज गुप्ता, झुंसी, इलाहाबाद से। पंकज गुप्ता साहब, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम सुनते रहिएगा और हमें लिखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब हो जाइए तैयार एपिसोड नंबर 18 के सवाल के लिए, जो कुछ इस तरह है। What does short-sightedness mean? निकट दृष्टि का क्या मतलब है? आपके ऑप्शंस हैं Inability to see clearly objects at a long distance, that's option A. यानी लंबी दूरी की चीजों को ठीक से न देख पाना। Option B, inability to see clearly objects at a close distance. यानी नजदीक की चीजों को ठीक से न देख पाना। Option C, inability to see anything. यानी कुछ भी नहीं देख पाना। और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। भैया, सवाल हो गया, जवाब आ जाएगा और ये घड़ी कह रही है कि यहाँ से कट लो। तो बस हम और अरशद तैयार हैं कट लेने के लिए, लेकिन याद रखिए कि इतने ही तैयार रहेंगे स्टूडियो में फिर से हाजिर होने के लिए अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी